एपिसोड 5 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बैन जैसे ही कॉल कट कर देता है उसके बाद वैन सीधे बैन के घर पहुंच जाता है। जीक और मिशेल उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं। वैन उन्हें कहता है जब तक बैन मुझे नहीं मिलता मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं। जीक कहता है मुझे नहीं पता कि बैन कहाँ पर है। वैंस कहता है ईडन का पता जानने के लिए मैंने ईगन से सौदा किया था और बैन के साथ मुझे उसी जगह पे जाना था जहाँ पर ईडन अब मौजूद है, लेकिन तुम्हारे भाई ने मुझे गलत एड्रेस दे दिया। पर से ऑलिवर स्कैल आ जाते हैं और उल्टा वो वैन से सवाल पूछते हैं क्या डैड को ईडन का पता चल गया। और ये सुनकर वैंस अपने माथे पे ही हाथ मार लेता है और वो कहता है कि बैन महाशय ने इन लोगों को भी कुछ नहीं कहा। वैंस आगे कहता है देखो बैन की जान खतरे में हो सकती है क्योंकि वो जिस जगह पे जा रहा हो सकता है उसकी जान खतरे में हो। तब जिक मिशेल से कहता है तो हमें बैन के रूम में जाना चाहिए और वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ ढूंढनी चाहिए जिससे हमें पता चल सके कि इस वक्त बैन कहाँ पर है। सभी लोग बैन के रूम में चले जाते हैं। वहाँ पर ऐसी कोई चीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जिससे उसे पता चल सके और एक मधुमक्खी मिशेल के आसपास भिन भिनाकर उसे परेशान करने की कोशिश करती है। तभी जिक को वहाँ पर बैन का लैपटॉप मिल जाता है लेकिन वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तब स्कैल उसे ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता क्योंकि उसे पासवर्ड पता नहीं होता। तभी ऑलिव अपना दिमाग चलाती है और लैपटॉप अपने पास लेकर उसे ओपन करती है। स्कैल उसे पूछता है तुम्हें इसका पासवर्ड कैसे पता और इसका पासवर्ड क्या था। ऑलिव उसे कहती है कि इसका पासवर्ड ईडन का बर्थडे था। उसके बाद मिशेल उस लैपटॉप को चेक करने की कोशिश करती है लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जिससे उसे पता चल सके कि बैन इस वक्त कहाँ पर है। जिक बैन को कॉल लगाने की कोशिश करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता। तभी स्कैल का ध्यान उस टेबल पे पड़े फ़ोन पर जाता है और वो फ़ोन और किसी का नहीं बल्कि बैन का होता है और वो सभी से यही कहता है कि पापा ने फ़ोन यहीं पर रख दिया है। थोड़ी देर में सभी को ये पता चल जाता है कि बैन ने उन लोगों के लिए कोई भी सबूत नहीं छोड़ा होता है। तब मिशेल सभी से यह कहती है कि मैं यहाँ से बैन को ढूंढने निकलती हूँ। जिक उसे कहता है मैं भी चलूँगा। तब मिशेल उसे कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं संभाल लूँगी और वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत हॉस्पिटल में मरीजों का है तो तुम यहीं पर रुक जाओ। आगे हम जेरिड को देखते हैं जो उस जगह पे पहुंचता है जो क्रिमिनल डेटाबेस में उसे दिखाया था। जेरिड को देखकर एड्रिन वहां पर आता है। जेरिड उसे कहता है कि मुझे एरिका से मिलना है। वो उसे सवाल पूछता है तुमने हाल ही में बहुत सारा खाद खरीदा है जिसका यूज़ खेत में किया जाता है, लेकिन ये मौसम ना ही खेती करने का है ना ही फसल काटने का और इसके लिए तुमने पूरे 200 पाउंड यूज़ किए हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से और तुम इतने सारे खाद का करोगी क्या। तब एरिका उसे कहती है सर्दियों में खाद ज़रा सस्ती मिलती है और मैंने ग्रीन हाउस में इसको स्टॉक करके रखा है। और ये जवाब सुनकर जेरिड उसे कहता है अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आपका ग्रीन हाउस देखना चाहूँगा। और तभी हमें यह भी पता चलता है कि उसी घर के बेसमेंट में बैन को बांध कर रखा होता है और वो हेल्प के लिए आवाज़ लगाता है। जेरिड उनके ग्रीन हाउस में चला जाता है। वहाँ पर कई सारे पौधे लगाए होते हैं और वहाँ पर मधुमक्खी का पालन किया जाता है जहाँ पर वो लोग शहद बनाकर कुछ पैसे कमाते हैं। एड्रिन उसे एक बॉटल दे देता है और वो उसे कहता है कि हमारी तरफ से ये आपको एक छोटा सा तोहफा। जेरिड हंसते हुए वो कबूल करता है और उसे गुड लक बोलकर वहाँ से चला जाता है। जेरिड जाने के बाद एड्रिन एरिका से एक सवाल पूछता है तुमने इतनी सारी खाद खरीदी क्यों है। एरिका उसे कहती है आप टेंशन मत लो, मैंने सब कुछ छुपा कर रख दिया है। तब एड्रिन उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी काम मत करना कि जिससे हम सब पर मुसीबत आए, क्योंकि मैंने ऐसे ही रास्तों से चलकर यहाँ तक पहुँचा हूँ और बड़ी मुश्किल से मैंने एक सही रास्ता चुना है। तब एरिका उसे कहती है ऐसा है तो आपने बैन को बांध कर क्यों रखा है। एड्रिन उसे कहता है कि उसकी चिंता तुम मत करो, मैं उसे देख लूँगा। मिशेल बैन का पता जानने के लिए ईगन से मिलने उसके जेल में जाती है। वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो उसे कहता है कि वो आपसे नहीं मिलना चाहता बल्कि उसने आपके लिए एक नोट छोड़ा है। उसके बाद मिशेल उस नोट को पढ़ लेती है। लैब में सानवी अपने आप पर सिटी स्कैन करवाना चाहती है और इस काम के लिए उसका दोस्त उसकी हेल्प करता है। वो उसे पूछता है ऐसा करने से तुम्हें क्या पता चलेगा। सानवी कहती है प्लेन के बैक बॉक्स के अंदर कई सारे साउंड फ्रिक्वेंसीज रिकॉर्डेड है और मैं पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरा दिमाग इस ब्लैक बॉक्स के हिसाब से किस तरह से काम करता है और इसमें कई सारे जानवरों की भी आवाज़ है, तो मैं उसी को ही आधार बनाकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। दूसरी तरफ ईडन उस मधुमक्खी को फॉलो करते करते घर के बेसमेंट में आ जाती है। वहाँ वो फाइनली अपने डैड को देख लेती है लेकिन उसे पता नहीं होता कि ये उसके डैड है, लेकिन बैन उसे देखकर ही पहचान जाता है। इतने सालों के बाद वो अपनी बेटी को पहली बार देखता है
और इस वजह से उसके आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। लेकिन वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता क्योंकि हाथ उसके बंधे हुए होते हैं और उसके मुंह के ऊपर कपड़ा लगा होता है। इतने में वहाँ पर एंजेलिना आ जाती है। ईडन उसे पूछती है, ये अंकल कौन है? एंजेलिना कहती है, वो बुरे अंकल है, उसके पास मत जाना। बैन को काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो बंधे हुए हाथ पांव को छटपटाने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। एरिका जितना भी खाद लेकर आई थी उसमें से पोटेशियम पाउडर अलग करती है और उसमें कई सारे केमिकल मिलाकर उसे हाई प्रेशर में रखकर वहाँ से चली जाती है। हॉस्पिटल में जीग एक मरीज की फीलिंग पढ़कर उसे ठीक करने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उसका हाथ अपने हाथ में लेता है उसे भारीपन का एहसास होता है और इस कारण वो उसका हाथ जोर से दबाता है। वो आदमी डर के मारे उसे कहता है कि मेरा हाथ को दर्द होने लगा है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसे और ज़्यादा जोर से दबाने की कोशिश करता है और इस कारण वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। जीक उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी नहीं रुकता। जीक को ये समझ नहीं आता आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। वो आधे दिन की छुट्टी लेकर घर आ जाता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है तबीयत ठीक ना होने के कारण ये सब कुछ हो रहा होगा, या फिर घर का प्रेशर है इस वजह से भी होता होगा। दूसरी तरफ बैन अपने आप के पुराने दिन को याद करता है और उसने अपनी वाइफ को एक वादा किया था, मैं सबका ख्याल रखूंगा। एंजेलिना भी पूरी कोशिश करती है ईडन के दिमाग में बैन के खिलाफ गलत बातें डालने की और वो उसे कहती है, तुमने जिसे अंकल को देखा था वो बुरे है, उसके पास कभी मत जाना। इस दुनिया में मेरे सिवा तुम्हारा कोई भी नहीं है। और ईडन भी उसकी बात मान लेती है। इतने में वहाँ पर एरिका आ जाती है और वो उसकी बातों की समर्थन देकर उसे अपने कॉन्फिडेंस में ले लेती है क्योंकि उसके दिमाग में कई सारे खुरापाती आइडिया चल रहे होते हैं और उसे वो दिखाती है जो एरिका ने खुद बनाया होता है और वो और कुछ नहीं बल्कि रिमोट ऑपरेट बॉम्ब होता है और उसने ऐसे हर कमरे में लगा के रखे होते हैं। उसके इरादे साफ होते हैं, अगर कोई पुलिस ऑफिसर हमें पकड़ने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे हम तो यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन पुलिस के साथ इस घर को भी उड़ा देंगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आ जाता है बैन के लिए खाना लेकर। बैन उसे समझाने की कोशिश करता है, ईडन मेरी बेटी है, लेकिन एड्रिन ने उसे पहले ही कहा होता है बैन पागल इंसान है और उसकी कोई भी बात के ऊपर भरोसा मत करना। बैन उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो हम 828 के पैसेंजर हैं और हम एक लाइफ बोट के ऊपर सवार है, तो हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। और थोड़ी देर के लिए वो आदमी भी उसकी बातों पर आ जाता है, लेकिन कुछ ही पल में एक दूसरा आदमी उसे आवाज़ लगाता है और वो बैन को बांधकर फिर से वहाँ पर चला जाता है। लेकिन जाते वक्त बैन उसे कहता है कि तुम एड्रिन के सामने ईश्वर के नाम से कुछ बातें करो, फिर उसका रिएक्शन देखना, तब तुम्हें पता चल जाएगा। वो आदमी उसे बांधकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर में बैन का ध्यान सामने पड़े खाली प्लेट पर जाता है। सीक्रेट बेस पर स्कैर और ऑलिव वैंस को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, हमें आपके पास रखो, हम आपको डैड को ढूंढने में हेल्प करेंगे, क्योंकि कॉलिंग को किस तरह से समझकर उसे सॉल्व करना है ये हम ही जानते हैं। और ना चाहते हुए भी वैंस उसकी बात मान जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर सानवी और उसका फ्रेंड आ जाता है। उसका फ्रेंड स्कैल को देखकर चौंक जाता है क्योंकि पिछले टाइम जब उसने उसे देखा था तब वो छोटा था, जब वो टेलफिन को छूकर गायब हो चुका था। वो उसे देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। कैल जब उससे बात करने की कोशिश करता है तब अभी भी वो खांसने लगता है। सभी लोग उसे पूछते हैं तुम्हें क्या हुआ है। स्कैल कहता है कि छोटा मोटा गले में इन्फेक्शन हुआ है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा। सानवी उसके हाथ पे बने टैटू को देखती है और वो उसका ब्लड लेना चाहती है। ऑली और स्कैल उन दोनों को ये बताना चाहते हैं कि ये सारे वक्त आपस में जुड़े हुए हैं। स्कैल सानवी को यहाँ तक कहता है कि मुझे पता चल चुका है हमारा प्लेन 5 साल पहले कहाँ पर था, लेकिन वो ठीक से नहीं बता पाता। तभी सानवी का दोस्त उसे एक सजेस्ट करता है, क्यों ना हम इसे सिटी स्कैन में डालकर इसके ब्रेन को जांचें, हो सकता हमें कुछ पता चल जाए। और सानवी को उसका सुझाव अच्छा लगता है। घर पर मिशेल आ जाती है और जीक को ऐसा बेटा देखकर वो उसे पूछती है क्या हुआ तुम्हें। जीक कहता है डेड डे को सर्वाइव करने के बावजूद भी आज पहली बार मुझे बुखार आया है। मिशेल कहती है क्या चल रहा है। स्कैल भी खांस रहा है और तुम्हें भी बुखार आ चुका है। इतने में मिशेल के आसपास कई सारे मक्खियाँ भिनभिनाने लगती है। मिशेल ज़रा सोचकर कहती है मैंने ऐसी ही एक मक्खी बैन के रूम में भी देखी थी, लेकिन तब मुझे ठीक से सोचने का वक्त नहीं मिला था। और वो सोचने के बाद कहती है कि हमें बैन के रूम में जाना चाहिए। वो लोग जैसे ही बैन के रूम में आ जाते हैं एक मधुमक्खी उसके आसपास भिनभिनाने लगती है। मिशेल उसको फॉलो करते करते आगे बढ़ती है और वो मधुमक्खी सीधा एक फ़ोटो पे आके रुक जाती है और वो फ़ोटो और किसी का नहीं बल्कि एरिका का होता है। जीक और मिशेल उसे देखकर कुछ याद करने की कोशिश करते हैं। ये वही औरत होती है जो वैंस के घर में उसके बेटे के सर पर बंदूक रखकर उसे किडनैप किया होता है।
मिशेल तुरंत मिकामी को कॉल लगाती है। मिकामी को जैसे कहती है कि मुझे एक कॉलिंग आई थी और एक मधुमक्खी एरिका के फोटो पे आके रुक चुकी है। मिकामी तुरंत समझ जाती है क्योंकि जेरिड ने जिस जगह से शहद लाया था वहाँ पर भी मधुमक्खी का एक भंडार है और वो तुरंत कहती है हो ना हो मुझे पता चल चुका है, बेन उसी जगह पर किडनैप हुआ है जहाँ से ये जेरिड ने शहद लाया है। दूसरी तरफ बैन उस सामने पड़ी खाली प्लेट को अपने पाँव से तोड़कर उसके टुकड़े से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। उसके बाद वो बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन दरवाज़ा बंद होने के कारण वो बाहर निकल नहीं पाता। वो खिड़की की तरफ जाता है लेकिन खिड़की काफ़ी ऊंची होने की वजह से वो उसके ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन नीचे गिरने की वजह से बैन को चोट लग जाती है और इस कारण उसके हाथ में से खून निकलने लगता है। थोड़ी देर में जीक, मिशेल और जेरिड उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से जेरिड ने शहद लाया था। वहां पर वो लोग मूवमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। जेरिड कहता है कि मैं आगे जाकर परेशानी को देखता हूं, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम लगे तो बैकअप बुला लेना। इतना कहकर वो आगे बढ़ता है। मिशेल और जीक भी जेरिड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। घर में वो आदमी एड्रिन को सबके सामने एक सवाल पूछता है कि ऊपर जो रह रही है वो कौन है जिसके बारे में हमें नहीं पता। एड्रिन कहता है कि वो एक यात्री है और उसे मैंने एक रहने के लिए जगह दे दी है। वो आदमी कहता है ये वही यात्री है जिसने एक मासूम सी बच्ची को किडनैप किया है और उसकी माँ को मार दिया है और उसका नाम एंजेलिना है। और ये सुनकर एड्रिन हैरान हो जाता है। वो मन में ही सोचने लगता है कि इसे सब कुछ ये कैसे पता। वो आदमी उसका कॉलर पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम ईश्वर के नाम से लोगों को बहलाकर उसके मासूम से दिमाग से खेलते हो। बैन सही था कि तुम गलत हो, तुम झूठे हो। वो आगे कहता है कि यहाँ पर खड़े सभी लोगों को तुम्हें बताना होगा बेसमेंट में जिसे बांध कर रखा है उसका नाम बैन है और ना चाहते हुए भी एड्रिन को ये सब कुछ बताना पड़ता है। वो कहता है कि आप जिसे यात्री समझ रहे हो वो और कोई नहीं बल्कि एंजेलिना है। वो आगे कहता है देखो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, उसको घर की ज़रूरत थी तो मैंने उसकी हेल्प कर दी। तभी एक लेडी उस पर भड़क जाती है और वो उसे कहती है तुमने एक ऐसी लड़की को हेल्प की है जिसने बच्ची को अगवा किया है और उसकी मॉम को मार डाला है। तभी वो आदमी फिर से कहता है तुम्हारे इस घिनौने काम में हम में से कोई भी जेल में नहीं जाना चाहता। एड्रिन उसे कहता है कि देखो ज़रा तुम शांति रखो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा, मैं उसे कह दूंगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। और ये सारी बातें एंजेलिना छुप कर सुन रही होती है। तभी उसे एक पुरानी बात याद आती है, जब उसने उस बच्चे को अगवा किया था वो सीधे अपने घर चली गई थी। वहाँ पर जैसे ही उसकी मॉम को ये पता चला कि उसने किसी को मार दिया है और उसकी बच्ची को अगवा किया है, वो तुरंत उसे कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल करवा दूंगी। बैन भी अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करता है। उसके हाथ से निकलते खून को वो खिड़की के ऊपर कुछ लिखने की कोशिश करता है ताकि बाहर से आने जाने वाले में से कोई भी उसकी लिखावट दिखाई दे। दूसरी तरफ अपने दोस्त की बात मानकर सानवी स्कैल को उस मशीन के अंदर डालती है और उसके ब्रेन को स्टडी करने की कोशिश करती है। और ठीक उसी वक्त स्कैल को भी एक कॉलिंग आ जाती है और इसका पूरा असर मॉनिटर के ऊपर दिखाई देने लगता है कि कॉलिंग आने के बाद ब्रेन किस तरह से रिएक्ट करता है। स्कैल देखता है किसी तूफान के अंदर वो फंसा है और उसे सामने डैड दिखाई देने लगते हैं और उसके हाथ में ईडन दिखाई देती है। स्कैल उन्हें आवाज़ लगाने की कोशिश करता है, आप वापस आ जाओ। स्कैल जैसे ही कॉलिंग में से बाहर आता है तो वो मशीन में से बाहर निकलने की जिद करता है और वो उन दोनों से कहता है कि डैड जिंदा है और उनके हाथ में मैंने ईडन को देखा था, ईडन सच में जिंदा है। तभी वहाँ पर वैंस आ जाता है और वो उन्हें कहता है तो इसका मतलब हमें कॉलिंग को फॉलो करना चाहिए। लेकिन स्कैल उन्हें रोकता है और उन्हें कहता है कि ये कॉलिंग मेरी है तो इसे मैं ही फॉलो करूंगा। मिशेल और जीक आगे बढ़ते हैं और जैसे ही वो घर के करीब आ जाते हैं मिशेल अपने बाइनोकुलर्स से घर को अच्छी तरह से देखने की कोशिश करती है। तब उसे विंडो के ऊपर कुछ नंबर दिखाई देने लगते हैं और वो जीक से कहती है मुझे यहाँ पर कुछ नंबर दिखाई देने लगे हैं। जीक उस नंबर को गौर से देखने की कोशिश करता है और वो नंबर को पॉइंट आउट कर कहता है कि ये नंबर किसी ब्लड से लिखा है। मिशेल उसे ध्यान से देखने की कोशिश करती है, तब उसे पता चलता है कि ये काम बैन का हो सकता है और वो जीक से कहती है कि ये काम बैन का है और बैन जिंदा है। जीक उसे कहता है तुम्हें ये कैसे पता? तब मिशेल उसे कहती है 17F और 13B ये सीट नंबर है और बैन का सीट नंबर 5C था। जेरिड बड़ी सावधानी से उस ग्रीन हाउस में चला जाता है। घर के अंदर सभी लोग एड्रिन को घेर कर खड़े होते हैं और वो उससे बस इतना ही कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रिन उसे कहता है मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है और मैं ये सब कुछ ठीक कर सकता हूँ। वो आदमी कहता है भला हम तुम पर भरोसा क्यों करें जिसने हम सबसे ये बात छुपा कर रखी, वो भी इतनी बड़ी बात।
तभी एकदम से बाजू से आवाज़ आती है, मैं करती हूँ इस पे भरोसा। और ये और कोई नहीं बल्कि एंजेलिना होती है। बाहर मिशेल जिग से कहती है, हमें अंदर जाना चाहिए, मैं यहाँ पर ज़्यादा देर नहीं रुक सकती। तभी सामने से भागते हुए जेरिड आ जाता है और वो उन दोनों से कहता है, हम में से यहाँ से कोई भी घर के अंदर नहीं जाएगा क्योंकि घर के अंदर बॉम्ब लगे हैं और उसका रिमोट किसी अंदर के लोगों के हाथ में है। और इतनी बात सुनकर वो दोनों जन चौंक जाते हैं। जेरिड को ये बात तब पता चलती है जब वो ग्रीन हाउस में गया था और वहाँ पर वो बॉम्ब एक्टिवेट है। एंजेलिना सभी से कहती है, एड्रिन ने मुझे हेल्प की, मैं मानती हूँ क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। वो आगे कहती है, हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो आदमी कहता है, लेकिन तुम खूनी हो। एड्रिन एंजेलिना को देखकर कहता है, अब तुम क्या करने वाली हो। एंजेलिना कहती है, आज सभी को अपनी एग्ज़ाम देनी होगी। इतना कहकर वो जेब में से रिमोट बाहर निकालती है। वो आदमी उसे पूछता है, ये क्या चीज़ है। एड्रिन कहता है कि ये बॉम्ब का डेटोनेटर है। एंजेलिना आगे कहती है, आप सभी लोगों को ज़मीन पर लेटना होगा, आज अपने आप को सही साबित करने का दिन है। लैब में सानवी स्कैल का ब्रेन रिपोर्ट चेक करती है और वो सभी से कहती है, मेमोरी के उस स्टोर हिस्से में सबसे ज़्यादा रोशनी दिखाई देने लगी है और ये वो समय था जब उसे कॉलिंग आई थी। ऑली कहती है, हो सकता है कि उस वक्त वो कुछ सोच रहा होगा। ये सुनकर सानवी का दोस्त उसे कहता है, ऐसा होना नामुमकिन है। अगर आपको कोई चीज़ सोचनी है तो उस चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है या फिर उस चीज़ का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले आप कोई भी चीज़ को ऐसे ही नहीं सोच सकते। ब्रेन इसी तरह ही काम करता है। तभी उन दोनों के मुंह से एक ये बात निकलती है, ये बात तब हो सकती है जब आपके पास किसी तरह की दिव्य चेतना मौजूद हो। सानवी का मन में एक सवाल आ जाता है, लेकिन कॉलिंग दिखाई देना और दिव्य चेतना का क्या कनेक्शन हो सकता है। मुझे तो लगता है ये कॉलिंग भी मेमोरी के उस हिस्से से ही आ रही होगी। दूसरी तरफ बैन भी काफ़ी परेशान होता है उस जगह से किस तरह से बाहर निकला जाए। और तभी ईडन की हंसने की आवाज़ उसे सुनाई देने लगती है और वो उसी तरफ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। एंजेलिना सभी लोगों से कहती है, आप लोगों को अपना हिसाब देना होगा। अब मैं अग्नि परीक्षा लेने जा रही हूँ। ये मेरे हाथ में जो डेटोनेटर है, अब मैं इसे दबाने वाली हूँ। जो भी मुझ पर या मेरे एंजल पर यकीन रखता है वो मेरे साथ मुक्ति पाएगा और वो आगे बढ़ेगा, और जो नहीं रखता वो यहीं पर जल कर मर जाएगा। और तभी हिम्मत कर कर एड्रिन सबके सामने खड़ा हो जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है, देखो ईडन एक छोटी बच्ची है, वो कोई एंजल नहीं है। मुझे पता है कि तुमने मैसेज को गलत नज़र से सोचने की कोशिश की है, लेकिन मुझे पता है कि तुम इस सब को रोक सकती हो। और इस बीच वो आदमी छुप कर वहाँ से चला जाता है और वो सीधे बैन के पास आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुमने सही कहा था, वो पागल है, मुझे तुम पर भरोसा करना चाहिए था। इतने में वहाँ पर एरिका आ जाती है और उसे मारकर बेहोश कर देती है और बैन को बंदूक दिखाकर उसे कहती है कि तुम यहाँ से कहीं भी जा नहीं सकते। बाहर जेरिड उन दोनों से कहता है, हमें बॉम्ब स्क्वाड को बुला लेना चाहिए। इतने में वहाँ पर स्कैल और वैंस की पूरी टीम आ जाती है। स्कैल सीधे अंदर जाने की कोशिश करता है, मिशेल उसे रोकती है और वो उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। लेकिन स्कैल उसे कहता है, आंटी आप मेरे साथ नहीं आ सकते, मुझ पर भरोसा रखना, मुझे कुछ नहीं होगा। तभी घर के अंदर राख की बारिश होने लगती है और एंजेलिना सभी से कहती है, जिसका भी विश्वास सोने जैसा होगा वो अग्नि में तपकर और बढ़ जाएगा। और तभी अंदर स्कैल आ जाता है और वो सबको भरोसा दिलाता है, भगवान हमारे दिल के अंदर है और वो सभी की बात सुनते हैं और वही हमें इस परीक्षा में डालते हैं और उसी में से ही हमको बाहर निकालते हैं और वो हमें संभालते हैं। और ये वर्ड और किसी के नहीं बल्कि एंजेलिना के होते हैं। और ये वर्ड स्कैल को उन दिनों कहा था जब उसने उसे आखिरी बार अलविदा किया था। एंजेलिना पहले तो ये सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है, उसे पता ही नहीं चलता कि ये किसने कहा। फिर उसके सामने जो लड़का खड़ा होता है वो और कोई नहीं बल्कि स्कैल है। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। स्कैल उसे कहता है कि हमें आपस में अकेले में बात करनी चाहिए। बाहर वैंस का आदमी एंजेलिना पे निशाना बनाए रखा होता है और वो वैंस का ऑर्डर का वेट करता है। जैसे ही वो ऑर्डर कर देगा तो ये उसे शूट कर देगा। घर के अंदर बाकी के लोग घुसने की तैयारी में होते हैं और फाइनली मिशेल को बैन मिल जाता है। मिशेल उसे कहती है कि स्कैल घर के अंदर आ चुका है और वो जल्द से जल्द बैन और उस आदमी को घर से बाहर निकालने की प्रोसेस चलाते हैं। बैन मिशेल से कहता है कि ईडन घर के ऊपरी हिस्से में है तो हमें उसे लेकर आना होगा। दोनों जन उसकी तरफ जाते हैं। स्कैल अकेले में एंजेलिना से बात करता है। स्कैल को देखकर एंजेलिना पूरी खुश हो जाती है, उसे यकीन ही नहीं होता
कि कॉर्ड ने स्कैल को टच किया है। पीछे बैन और मिशेल इसी टाइम का वेट करते हैं कि कब एंजेलिना की पूरी नज़र स्कैल पर टिक जाए और पीछे से वो लोग आगे बढ़ सके। और बिल्कुल ऐसा ही होता है। स्कैल उसे पानी लाने के लिए अंदर भेज देता है और उसी का फायदा उठाकर बैन ऊपर की तरफ निकलता है। दूसरी तरफ मिशेल उन लोगों के पास जाती है जो घर के अंदर कैद है। सभी को घर से बाहर निकालते हैं। एड्रिन मिशेल से कहता है कि एरिका अभी भी अंदर है, मैं जाकर उसे देखता हूँ। मिशेल उसे कहती है कि इस बार मुझे डबल क्रॉस मत करना। एड्रिन उसे कहता है कि मुझ पर भरोसा करो। और फाइनली बैन को ईडन दिख जाती है। उसे देखकर पहले तो काफ़ी खुश हो जाता है, उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन ईडन नींद में होती है और वो उसी हालत में उसे उठा लेता है। इतने में ईडन की नींद खुल जाती है और वो मम्मी मम्मी कर कर चिल्लाने लगती है और यही आवाज़ एंजेलिना सुन लेती है और वो उसी आवाज़ की तरफ दौड़ती है। बैन उसे लेकर नीचे आ जाता है। रास्ते में एंजेलिना उसे रोक लेती है और उसे कहती है कि ईडन को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो ये रिमोट का बटन मैं दबा दूंगी। इतने में उन दोनों के बीच में स्कैल आ जाता है और वो उनसे कहता है ऐसा मत करो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एंजेलिना स्कैल के ऊपर भड़क जाती है और वो कहती है तुमने मुझसे झूठ कहा कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए हो। स्कैल भी डेयरिंग करता है और वो उसके हाथ से रिमोट छीनने की कोशिश करता है। बदले में अपने डैड से कहता है कि आप ईडन को लेकर यहाँ से चले जाओ, लेकिन एंजेलिना अपने आप को स्कैल से छुड़ा लेती है और वो बटन दबा देती है, लेकिन लकीली बॉम्ब एक्टिवेट नहीं हो पाता। और यही मौका देखकर स्कैल उस पर दोबारा अटैक करता है और उसके हाथ से रिमोट छीनने की कोशिश करता है। बैन तुरंत ईडन को लेकर घर से बाहर आ जाता है और वो मिशेल के हाथ में सौंप कर फिर से दोबारा घर के अंदर जाने की कोशिश करता है। इतने में बम ब्लास्ट हो जाता है, सब कुछ एकदम से खत्म हो जाता है। बैन स्कैल के नाम से जोर से चिल्लाता है और अचानक से आग के लपटों में से स्कैल बाहर आ जाता है और वो तुरंत अपने डैड बैन को गले लगाता है। आज इतने सालों बाद बैन ने स्कैल को अपने गले लगाया होता है। शाम के समय वैंस अपने आदमी से कहता है कि ये सारा मलबा को हटा दो। जीक वैंस से कहता है कि अभी भी एंजेलिना और एड्रिन गायब है। इतने में उस चलते हुए घर में से एरिका बंदूक लेकर बाहर आ जाती है और उसी वक्त जीक की फीलिंग भी एकदम से एक्टिव हो जाती है। उसे डर लगने लगता है कि कुछ तो भयानक होने वाला है और जब वो एरिका की तरफ देखता है तो एरिका ने मिशेल के सामने गन ताने खड़ी होती है, वो उसे मारने वाली होती है। इतने में जीक जेरिड की गन लेकर उस पर पूरे गुस्से से गोली चलाने लगता है। जब तक उस गन की सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती तब तक जीक उस पर गोली बारिश की तरह बरसाते रहता है। सब लोग डर जाते हैं, मिशेल काफ़ी डर जाती है। एक शांत रहने वाला इंसान अचानक से इतना गुस्से में कैसे आ सकता है। और उसी वक्त जेरिड वैंस से कहता है ये तो मेरी गन है। वैंस उसे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर मैं सब कुछ संभाल लूँगा। और फाइनली बैन अपनी बेटी को लेकर घर आ जाता है। पूरा परिवार खुश हो जाता है। कुछ टाइम बाद बैन स्कैल से पूछता है तुम्हें कैसे पता कि बम फटेगा नहीं। स्कैल कहता है जैसे मुझे पहले पता चलता था बिल्कुल वैसे ही। तभी स्कैल फिर से खांसने लगता है और वॉशरूम में चला जाता है। बैन ग्रेस की फ़ोटो को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। ग्रेस का फ़ोटो देखकर ऐसा लगता है कि मानो अब जाकर उसकी आत्मा को शांति मिली है। और ये सोचकर बैन भी काफ़ी खुश हो जाता है कि उसने अपनी वाइफ को दिया हुआ वादा पूरा कर दिया है। स्कैल जब पानी पीता है तब उसके मुंह से पहली बार खून का चित्रा बाहर निकलता है और ये देखकर स्कैल भी डर जाता है। रात के समय एक कार बीच रास्ते में आकर रुक जाती है और उसमें से एड्रिन बाहर निकलता है। फिर वो देखता है तो सामने एक लड़की रास्ते पे सोई होती है। एड्रिन उसे उठाने के लिए आगे बढ़ता है। फिर पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि एंजेलिना होती है। वो उसे उठाकर कार में बिठा देता है। उस कार के ऊपर और आसपास जली हुई राख की बारिश गिरने लगती है। एड्रिन उसे जल्द से जल्द यहाँ से लेकर जाना चाहता है। और इसी के साथ मैनिफेस्ट सीजन 4 का एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ को मैं इस चैनल के ऊपर हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपने सीजन 1, 2 और 3 नहीं देखा है तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हो।